गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं डॉक्टर विवेक कुमार आप लोगों के सामने सोशल साइंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी का दो चैप्टर मुख्य चैप्टर लेके आया हूं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हम समझते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। अब बहुत कम समय बच गया है, महीना भर। अब पूरा दमखम लगाना है आप लोगों को, मैट्रिक में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आना है। उसके लिए गया गाइडेंस के प्रोग्राम को आप देखो और अच्छा से अच्छा नंबर लाओ, ठीक है। मैंने बहुत प्रयास किया है कि ज्योग्राफी को अधिक से अधिक डालने का। पिछले क्लासेस में भी बहुत सारे ज्योग्राफी के लेसन्स मैंने दिए हैं। आज का जो है ज्योग्राफी के दो अध्याय, परिवहन, संचार एवं व्यापार, और दूसरा है बिहार संसाधन एवं उपयोग। ये दो अध्याय को आज हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। पहला अध्याय जो है परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि लगेगा कि तुम अपने आम जीवन में जी रहे हो। सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा तुमको इसमें सीखने का मौका मिलेगा ज़िंदगी के विषय में, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। तो परिवहन पे समझते हैं क्या है। परिवहन सब जानते हैं कि मार्ग, जैसे कि सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन में आ जाता है। संचार को तो आज के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। संचार पहले कैसे होता था? बहुत पहले देखते थे कि कबूतर में चिट्ठी बांध कर भेजते थे, या दूत बनाकर भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। वो चिट्ठी लेके जाते थे, या फिर माल ढुलाई के लिए, सामान ढुलाई के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, ये सब का उपयोग होता था। धीरे धीरे परिवहन में विकास हुआ, और विकास होकर आज के डेट में परिवहन में विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि रेलवे, सड़क, वायुयान, है ना। उसी तरह संचार में विकास हुआ, तो संचार विकास करके आज हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है, ठीक है। ये जो हम आज आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, ये भी एक संचार का काम कर रहा है। यूट्यूब में हम डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो और क्लास कर रहे हो। मैं ही नहीं, बहुत सारा क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पे, ये भी एक संचार का काम कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट है इसमें व्यापार। तो परिवहन और संचार व्यापार को कैसे प्रभावित कर रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया से जान रहे हो कि परिवहन जो है, सड़क से बढ़िया हैवी माल, हैवी ट्रक या बड़ी बड़ी बसें पर हम लोग यात्रा करते हैं, या बड़ी ट्रेन जो है, राजधानी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चल रही है उस पर, या सामान ढोने के लिए मालगाड़ियाँ चल रही है ट्रेन पे। तो ये वो डेवलप कर गया। और संचार जो है, हम लोग घर बैठे आज के डेट में खरीदारी भी कर ले रहे हैं, वो भी एक संचार का माध्यम है। पहले हम लोग चिट्ठी पत्री का संचार क्या है, चिट्ठी पत्री से काम करते थे, चिट्ठी चलता, डाक वगैरह से काम चलाते थे, ठीक है। तो वो संचार हो गया। तो परिवहन और संचार जो है व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, व्यापार को बढ़ा देता है। एक छोटा सा दुकानदार भी मोबाइल के जरिए, फ़ोन के जरिए अपनी ऑर्डर देता है और अपने दुकान में मंगाता है। तो वो क्या हुआ, उसके व्यापार को बढ़ा दिया। नहीं तो पहले महीनों लगता था दूसरे शहर से सामान ला के अपने शहर में बेचने में। तो क्या हुआ, परिवहन संचार इसको डेवलप कर दिया। तो क्या कहा जाता है इसमें कि परिवहन का जाल जो है और संचार, ये दोनों जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अर्थव्यवस्था जो हमारी राष्ट्र की, भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी जीवन रेखा है। ये दोनों अगर जो हटा दो तो अर्थव्यवस्था फिर से गिर जाएगा। अर्थव्यवस्था समझते हो ना, तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। तो परिवहन के प्रकार हम लोग पहले पढ़ेंगे। परिवहन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन ये 5 भागों में हम लोग बांटे हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? पाइपलाइन में तेल वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। पानी का सप्लाई होता है, वो भी एक परिवहन का काम कर रहा है ना। तो वहाँ पे वो हो रहा है। आपके एग्जाम में जो मुख्य एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सेलेक्टेड है जल परिवहन, रेल परिवहन और
सड़क मार्ग परिवहन, इस 3 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सड़क परिवहन पे। सड़क परिवहन पे किस तरह का सवाल आएंगे, तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। पहला सवाल ये आएगा, इस पे ध्यान दो। ये सवाल सड़क से अगर जो सवाल आता है तो यही सवाल आएगा, या फिर इससे छांट कर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत पे क्या करना, हमें इसका विस्तृत विवरण देना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे सड़क पर कि भारत में सड़क कैसा है। तो क्या लिखेंगे कि भारत में प्राचीन काल से ही सड़कों का विकास प्रारंभ हुआ। इसका हमें क्या प्रमाण मिलता है, कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृतियों में हमें प्रमाण मिलता है ना प्रमाण। वहाँ देखोगे, पढ़ोगे पुस्तकों में, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिनेमा भी देखे होगे मोहनजोदड़ो, उसमें देखोगे कि सड़क बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा से विकास किया है। दूसरा क्या है, तुम लोग देखे होगे कि जीटी रोड का नाम सुने हो, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है, लेकिन उसका जो विकास है 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वो भी एक प्रमाण है। तो 1857 की जब ये हुई क्रांति हुई भारत में आज़ादी की, उस समय अंग्रेजों का ध्यान सड़क के विकास पर बहुत ज़्यादा गया। ठीक है, वो समझ गए थे कि अगर जो भारत का शोषण करना है, वो क्या शोषण ही न कर रहे थे, भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना है। क्या करते थे, हमारे संसाधनों को यहाँ से दोहन करके अपने देश में ले जाते थे। ठीक है, तो दोहन करना है तो सड़क बनाना पड़ेगा। अंग्रेजों के दिमाग में ये आ गया, वो क्या किए, सड़क बनाना पूरे भारत में शुरू किए। तो जब आज़ादी हमें मिली, देखो एक हम ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ को एग्जाम में आप जरूर बनाना। इस तरह के ग्राफ से ज्योग्राफी में आपको नंबर मिलता है। क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि 1947 आते आते जब भारत आज़ाद हुई, तो भारत में 3.88 लाख किलोमीटर सड़क बन चुकी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा चुका था। ठीक है, तो ये सड़क तो हमारे विकास का काम कर ही रहा था। अंग्रेज भले अपने मकसद से इसको बनवाएं, लेकिन जब आज़ादी मिली तो ये और ज़्यादा हमें फ़ायदा करने लगा, और हमारी सरकार जो है सड़क का विकास और तेज कर दी। तो देखते हैं कि 2001 में यह 24 लाख किलोमीटर चली गई इस सड़क की लंबाई, और 2007 में 33, 2012 में 48 लाख किलोमीटर, 2020 आते आते ये लगभग 65 लाख किलोमीटर हो गई। भारत में कुल सड़कों की लंबाई 65 लाख किलोमीटर। ये देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जो तुम यहाँ से मैट्रिक का एग्जाम दे के जाते भी हो, तो एसएससी, रेलवे, दरोगा, कहीं भी आप दे रहे हो एग्जाम, बीपीएससी, आईएएस, ज्योग्राफी का इस तरह का सवाल आपको दिमाग में रखना। ये एग्जाम में भी पूछता, वहाँ के एग्जाम में भी पूछता। ये नहीं कि मैट्रिक का एग्जाम दिए सर ज्योग्राफी खत्म, नहीं, मैट्रिक का एग्जाम के बाद ज्योग्राफी आपके साथ चलेगा, आगे भी आपको ये देगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि सड़क की लंबाई की दृष्टिकोण से, पूरे भारत में सड़क की लंबाई के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की सबसे ज़्यादा सड़क है, लंबी सड़कें हैं। और सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करेंगे तो वो है दिल्ली में सड़कें बहुत ज़्यादा, घनत्व के मामले में दिल्ली आ गए। ये सब आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद सड़कों के प्रकार की बात करते हैं। सड़क की प्रकार की बात करेंगे तो सड़क मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। हमने यहाँ 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पुस्तकों में 4 भाग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 भाग में कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमांत सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग जब चलते हैं तो वहाँ देखोगे ये लगा हुआ रहेगा, माइलस्टोन लगा रहता है, देखते हैं ना बाएं साइड में चट्टान के रूप में, उसमें लिखा हुआ रहता है फलाने शहर की दूरी इतनी किलोमीटर, है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में जैसे ही चलेंगे तो वो पीले रंग का माइलस्टोन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो राज्य राजमार्ग में चलेंगे तो उसमें हरे रंग का माइलस्टोन दिखता है, और जिला की सड़कों में चलेंगे तो वो काले रंग का रहता है, और अगर जो ग्रामीण सड़कों में चलते हैं तो वो ऑरेंज कलर का रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये पूरे देश में फैला हुआ है। ये क्या करता है कि एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से ये जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी कुल लंबाई 2019 के अनुसार 1,32,000 के आसपास। देखो, पूरा डिटेल्स नहीं लिखना, तुम सिर्फ 1,32,000 लिख दोगे काफ़ी एग्जाम में। पूरा डिटेल्स नहीं लिखना है कि 1,32,326 किलोमीटर 2019 में, नहीं, सिर्फ 1,32,000 लिख दो। लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,000 है। ठीक है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, 228।
सुने हो ना, NH1, NH2, NH3 सुने हो ना, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, उसी को कहते हैं। तो कितने हैं, 228 है। और पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की जो प्रतिशत है भारत में, कुल जो राष्ट्रीय सड़क है उसका मात्र 2% ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो वो 2%, जैसे हमने बताया शुरू में कि पूरे सड़क की लंबाई भारत में कितने 65 लाख है, तो 65 लाख में ये मात्र 2% है। और 2% में इसमें 40% यात्राएं होती है या माल ढुलाई होती है, 40% सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की जिम्मेवारी और विकास की जिम्मेवारी किनकी है, वो राज्य से केंद्र सरकार की है। ठीक है, वो किसकी है, केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को समय समय पर अनेक योजनाओं से जोड़ता है। जैसे कि एक योजना था स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना, या फिर एक था उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है, इस तरह के योजनाओं से जोड़ता है, या फिर एक्सप्रेसवे, तो ये सब योजनाओं से जोड़ता है। फिर राज्य राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्माण या विकास किया है, दूसरा राजमार्ग। ठीक है, तो इसका जो विकास कौन करता है, राज्य सरकार कर रहा है। ये पूरे देश में 4% सड़क का ये है, इसका योगदान है। पूरे सड़क का जो लंबाई है 65 लाख में, इसका योगदान कितना है, 4%। ठीक है, ये क्या काम करता है, राज्य राजमार्ग एक जिला के मुख्यालय से दूसरे जिले के मुख्यालय से जोड़ता है। जैसे कि गया जिले का मुख्यालय गया में है। ठीक है, औरंगाबाद में, तो वो एक दूसरे को जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ेगा, राज्य का राजमार्ग। ठीक है, वो जोड़ेगा। उसी तरह गया से पटना को जोड़ेगा, या फिर वो नवादा जाएगा, नवादा से नालंदा के जिला को जोड़ेगा। तो इसका काम है कि जिला मुख्यालय को जोड़ना। उसके बाद जो है जिला सड़कें, जो एक जिला के अंतर्गत बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाईपास से चले जाओ, फलाना जगह बाईपास है उससे निकल जाओ, बोलते हैं ना कि गांव के से बाईपास उधर से गया है, बाईपास उससे निकल जाओ। तो इसका क्या काम है कि जिले का मुख्यालय से, ठीक है ध्यान से सुनो, जिले का मुख्यालय से, तुम्हारे जिले का मुख्यालय है, उस जिले के मुख्यालय से, जैसे गया के जिले के मुख्यालय गया के जिले के मुख्यालय से हम लोग को जाना है शेरघाटी, हम लोग को जाना है टेकारी, तो यहाँ से एक निकलेगा सड़क, वो एक दूसरे को छोटे छोटे शहरों को वो जोड़ेगा। कौन सा, जिला सड़कें। ठीक है, कौन जोड़ रहा है, जिला सड़कें। ठीक है, इसकी देखरेख कौन करेगी, इसकी देखरेख भी राज्य सरकार करती है, निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका योगदान पूरे देश में 14% है। उसके बाद है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या करता है, गांव से गांव को जोड़ता है। गांव से भी छोटा छोटा सड़क, पतला पतला रोड निकलता है, वो गांव से गांव को जोड़ने का काम करता है ग्रामीण सड़कें। इनका देखरेख जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना सुनते होगे तुम लोग। और इसका जो है पूरे देश में जो सड़क की लंबाई है 80% इसका योगदान है। ठीक है, एक है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें जो होती है बॉर्डर पे बनाया जाता है सैनिकों की सुरक्षा के लिए। सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, सैनिक को जो है सामान भेजने के लिए, भोजन या फिर जो भी उनका हथियार वगैरह उसी सड़क मार्ग से भेजा जाता है। ठीक है, तो इस सड़क का निर्माण का जिम्मेवारी जो है सीमा सड़क संगठन का है। इसका जो है निर्माण कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों इस प्रश्न में हम क्या देखेंगे कि सड़क ऐसी एक योजना है, सड़क ऐसा एक मार्ग है जिससे जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिम्मेवार है। और सड़क नहीं होती तो क्या, रेल परियोजना, वायु परियोजना और रेल मार्ग और वायु मार्ग और क्या कहते हैं जल मार्ग, ये सब बहुत प्रभावित होता है। क्योंकि सड़क हमारे घर तक बन जाती है, सड़क हमारे घर तक आती है, लेकिन रेल मार्ग आती है हमारे घर तक नहीं। रेल के लिए हम लोगों को सड़क मार्ग से जाना होता है, या वायु मार्ग के लिए हम लोग को क्या करना होता है, वहाँ जाना होता है सड़क के माध्यम से। चलो ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका देखो मानचित्र में भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो पीला वाला देख रहे हो, ठीक है, ये भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, ये चारों को जोड़ रहा है। इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क। ठीक है, और ये जो है दक्षिण से पूरब की ओर जो ऑरेंज वाला ये जोड़ रहा है, ये दक्षिण से उत्तर गलियारा हो गया,
और ये जो पूरब से पश्चिम से पूरब को जो हरा वाला जोड़ रहा है, ये पूरब से पश्चिम गलियारा है। मतलब कि पूरब पश्चिम गलियारा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर गलियारा जो है एक कोने से दूसरे कोने जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, इसमें जो है रेल मार्ग है। रेल मार्ग से जो सवाल आएंगे वो है भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो रेल परिवहन की विशेषता तो आप लोग सब जानते हैं, रेल पे आप लोग घूमते भी हैं। तो रेल परिवहन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू कैसे करेंगे कि रेल परिवहन का विकास कब हुआ। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कहां से कहां? थाने से मुंबई से लेकर थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई का स्टेशन का नाम था बोरी बंदर स्टेशन, अभी इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये सब सवालें आपको अभी तो मैट्रिक में तो महत्वपूर्ण है ही, ये आपके आगे एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है इस पर हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक का विकास कैसे हुआ। अंग्रेज तो 1853 में दे दिए इसको, तो विकास कैसे हुआ? 1853 में मात्र 34 किलोमीटर बना था। मुंबई थाने रेलवे जो था वो 34 किलोमीटर डेवलप हुआ। लेकिन जब आज़ादी मिली 1947 में, तो 1948 में जो डाटा आया वो 54,000 किलोमीटर, मतलब अंग्रेज 54,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछा चुके थे। उसके बाद 2007 में 63,000 किलोमीटर और 2017 में 67,000 किलोमीटर लगभग रेलवे लाइन का विकास हो चुका था। इस तरह का ग्राफ आप लोग एग्जाम में बनाओ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो है रेलवे को 17 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, सुनते होंगे उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, ये सब क्या है? रेलवे जोन है। ठीक है, इसको विभाजित किया गया 17 जोन में। तो देखा जाए तो मुख्य सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो आपके दिल्ली में है। मुख्यालय जो दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और सबसे छोटा रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है, जिसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। ठीक है, रेलवे परिवहन की विशेषता की हम लोग अब बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सवाल में यही पूछ रहा है कि रेलवे की विशेषता बताइए। रेलवे परिवहन की रेलगाड़ी एक शब्द आती है बच्चों। रेलगाड़ी का मतलब जानते हो क्या होता है? रेलगाड़ी, उसको रेलगाड़ी क्यों कहें? रेल का मतलब होता है पटरी, जो पटरी होता है ना, वो पटरी को रेल कहते हैं, और उस पर चलने वाली गाड़ी, तो उसको जोड़ के बनाया गया रेलगाड़ी। ये सब कॉमन चीज़ है, ये सब आप लोग को जानकारी रखनी चाहिए। भारतीय रेल छोटे शहरों से महानगरों को जोड़ने का काम करते हैं। आपके घर से निकल के तो छोटे सड़क तो जोड़ती नहीं है, वो इसका काम है। छोटी सी बात है कि छोटे शहर से बड़े बड़े शहरों को जोड़ रही है, हम लोग आराम से जा रहे हैं। अब हमारी दूसरी रेलवे की क्या विशेषता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रेन चलने लगी है। पहले हम लोगों को जो रेल हमारी थी वो धीरे चलती थी, 50, 60, 70, 80 के स्पीड में। अब जो रेल है वो 180, 160 की स्पीड में भी चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, नाम सुने होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर की चाल से चलती है, जबकि शताब्दी, राजधानी, ये सब भी बहुत फास्ट 130 से ऊपर ही इसकी चाल है। तो बहुत तेज़ी से चलने वाली हमारे यहाँ रेल है, ये विशेषता हमारी ट्रेन की। रेल गाड़ी जो हमारे यहाँ आज विद्यमान है, पहले क्या था, रेल जो चलती थी उसमें भाप इंजन प्रमुख थे, कोयला से चलता था रेल इंजन, तो वो भाप इंजन कहलाता था। अभी क्या है, भाप इंजन भी है, कुछ जगह जहाँ जाओगे कहीं कहीं दूर दराज में तो तुम्हें भाप इंजन भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ियों पर, रेलगाड़ियों पर चलते हैं। ये उस पर हम लोग, ठीक है। तो एक और विशेषता क्या है, हमारे रेलवे इंजन के आगे एक्सीडेंट से बचाने के लिए एसीडी कवच लगाया गया है। एसीडी क्या होता है? एंटी कोलिजन डिवाइस है। एंटी कोलिजन डिवाइस का क्या है काम कि रेल अगर जो चल रही है पटरी में, उसके सामने अगर जो कोई दूसरा ट्रेन आ जाता है तो वो एंटी कोलिजन डिवाइस जो है खुद ब खुद उसमें ब्रेक लगा देगा ट्रेन पे, या आमने सामने हो या कोई ट्रेन आगे जा रही है उससे पीछे आ गया तो खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है। उसको कहते हैं सुरक्षा कवच। ठीक है, सुरक्षा कवच कहते हैं। तीसरा नेक्स्ट जो है, भारतीय रेलवे में अब बीमा भी मिलने लगा। बीमा मीन्स जीवन बीमा,
जीवन लाइफ इंश्योरेंस तो वो सभी टिकटों पर नहीं मिलता है बच्चों। वो क्या करता है रेलवे, अगर जो आप ऑनलाइन टिकट कटवाते हो तो उसमें आपको 1-2 रुपया 2-4 रुपया फालतू लगता है और आपकी जीवन बीमा हो जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर जो किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको मुआवजा दिया जाता है। भारतीय रेल यात्रियों का जीवन बीमा, कलकत्ता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल चल रही है। कलकत्ता दिल्ली में अंडरग्राउंड भूमि जमीन के अंदर से रेल चल रही है, उसको क्या नाम देते हैं, मेट्रो रेल, भूमिगत रेल। अब तो मुंबई वगैरह में भी ये चलने लगी है, लेकिन आपके पुस्तक में दिया गया है कि कलकत्ता और दिल्ली में चल रही है मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट विशेषता क्या है, भारतीय रेल पूरे एशिया में देखा जाए तो सबसे बड़ी रेल प्रणाली है भारतीय रेल, और पूरे विश्व में इसका स्थान तीसरा आता है। आपके रेलवे में एक जीवन रेखा नाम की रेल शुरू की गई है। कब शुरू की गई है, 16 जुलाई 1991 को। इसका क्या काम है, ये चलता फिरता अस्पताल है। ठीक है, रेलवे के रूप में ये चलता फिरता अस्पताल है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब यहाँ पे एंडिंग हम लोग क्या करेंगे निष्कर्ष के रूप में कि भारतीय रेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आम जनजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, लोगों के आवागमन, सामान को ढुलाई के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। अब जैसे हम बिहार के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, तो ये ट्रेन दूसरे राज्य से एक दूसरे को जोड़ रही है, तो एक दूसरे के संस्कृति को भी हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग इतना क्लोज, इतना नज़दीक तो थे नहीं। और ये भारतीय रेल का एक और विशेषता क्या है कि ये गरीब से लेकर अमीर लोगों तक के लिए रेलवे की सुविधा दी जाती है। भले आज लोग फ्री चल देते हैं विदाउट टिकट। तो रेलवे की जो है इस तरह का एक मानचित्र है, इसके माध्यम से आप यूट्यूब में देख लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, इसको आप देख लेना अवश्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो है जल मार्ग। जल मार्ग में आपको क्या है कि जल मार्ग की विशेषता भारत में प्राचीन काल से रही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। ठीक है, तो भारत के लिए जल मार्ग का महत्व प्राचीन काल से है। पहले जब सड़क, रेलवे ये सब नहीं हुआ करता था तो बैलगाड़ी और लोग ज़्यादातर नाव की सवारी करते, नाव से सवारी करते थे। ठीक है, नदियों में या समुद्रों में। ठीक है, तो जलमार्ग को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भाग में बांटते हैं। इसकी सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कौन सा है, आंतरिक जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग क्या हो जाएगा, उसको फिर विभाजित करते हैं 2 भाग में, नदी मार्ग और नहर मार्ग। नदी से जो नहर निकाला जाता है उसमें भी हम लोग यात्रा करते हैं नाव वगैरह से, और नदी में तो हम लोग यात्रा करते हैं। उसके बाद जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाता है, इसको समुद्री जलमार्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग आंतरिक जलमार्ग को। आंतरिक जलमार्ग की विशेषता क्या है बच्चों, प्राचीन काल से ही इसकी विशेषता रही है। लेकिन अभी के समय में जो है आंतरिक जलमार्ग रेलवे, सड़क के विकास के साथ साथ नदियों में जो आंतरिक जलमार्ग हो रही थी, नहरों में जो हो रही थी, वो कम गई है। ठीक है, लेकिन जल मार्ग की एक और विशेषता ये है कि इसमें पैसा कम लगता है। कहने का मतलब खर्च कम आता है, माल ढुलाई में या यात्रा करने में इसमें खर्च कम आता है सड़क से और रेलवे से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो है मुख्य रूप से समुद्र से आज भी व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है। ठीक है, भारत से अगर जो अंग्रेज जो भारत आए या यूरोपीय जो भी भारत आए, वो कैसे आए थे, समुद्र मार्ग से आए थे। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में जो है हमारे भारत देखेंगे, भारत का मानचित्र जब देखते हैं तो उसमें जो भारत का तटीय रेखा है, तटीय रेखा तो आप लोग समझ रहे हो 7517 किलोमीटर है। वो तटीय रेखा में जो है, जैसे भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं, तो ये तटीय रेखा समुद्र से जुड़ा हुआ, ये तटीय रेखा ये 7500 किलोमीटर लंबी है। और साथ साथ ये जो है इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं और छोटी बंदरगाहें हैं। बड़ी बंदरगाहों की संख्या 12 है, छोटी बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है, वहाँ समुद्र में ये बंदरगाह तो जान ही रहे हो, वहाँ पर जहाज़, बड़ी बड़ी जहाज़ें लगती है, वहाँ से माल ढुलाई या फिर यात्रा करने के लिए यात्री सवार होते हैं, फिर वहीं पर वहाँ से कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो जो है यहाँ पे होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग ये हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें बनता है बच्चों आप लोगों का
नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं बिहार संसाधन एवं उसकी उपयोगिता। तो बिहार संसाधन एवं उपयोगिता में इसमें दो सवाल सबसे ज़्यादा प्रमुख है आप लोगों के लिए। इसमें एक तो है कि सोन परियोजना से सवाल आता है। बहुउद्देशीय परियोजना हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप लोग पिछले क्लास का यूट्यूब में जाके उसे देख लेना, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है वो विस्तार पूर्वक उसमें हम बताए हैं। तो क्या है, सोन नदी परियोजना से सबसे ज़्यादा इसमें सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह का सवाल आते हैं, बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं। बिहार में कितनी नदी घाटी परियोजना चल रही है उसका नाम बताना है। और सोन अथवा कोसी नदी, ठीक है, सोन नदी या अथवा कोसी नदी, तो इसमें अथवा दे दिया है। जनरली लोग सोन नदी पर ही फोकस कीजिए, सोन नदी पर ही आपको आएगा। सोन नदी परियोजना, कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें, इसके महत्व पर प्रकाश डालना। या फिर दूसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय में इस तरह आ जाता है, सोन नदी घाटी परियोजना की उत्पत्ति एवं जल विद्युत का वर्णन करें। इसमें जो जल विद्युत डेवलप किया है और कैसे किया गया है उस पर वर्णन करना है। तो इस पर हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बिहार में 80% आबादी जो है कृषि कार्य कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिहार का एक मुख्य साधन है कृषि, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो बिहार में क्या होता है, बिहार में बहुत सारी सदाबहार नदियां हैं, गंगा, कोसी, सोन इत्यादि बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जो कि बिहार के कृषि को विकास भी करती है, ठीक है, डेवलप करती है। लेकिन क्या है कि ये नदियां जो है बाढ़ भी बहुत ज़्यादा लाती हैं। जैसे गंगा है या फिर ये कोसी है, ये अपने क्षेत्र में बाढ़ भी बहुत ज़्यादा लाती है। ये सोन नदी है, ये बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है। ये बाढ़ के साथ साथ बारिश में बाढ़ ला देती है, बारिश के मौसम के बाद ये सूखा भी ला देती है। तो क्या होता है, इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है या तो बाढ़ प्रभावित हो जाता है या फिर सूखे से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें इनसे बचने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया गया या किया जा रहा है। तो उसी में ये जो है ये सोन नदी, इसमें पहले देख लेते हैं कि बिहार में 3 बहुत सारी परियोजनाएं हैं। उसमें सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है। जैसे कि ये जो है आपको सोन नदी घाटी परियोजना, ये कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये आपको गंडक नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो ये गंडक नदी घाटी परियोजना यहाँ पर देखो मानचित्र में भी हमने दे दिया है। इस तरह का मानचित्र प्रयास करना कि एग्जाम में एक बनाकर वहाँ पर लिख दें कि ये सोन नदी घाटी, सोन नदी है, उस पर सोन नदी घाटी है, वो गंडक, वो कोसी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना की क्या विशेषता क्या है, यही ना पूछा है। तो बिहार में जो है, बिहार में इसके डेवलपमेंट से, सोन नदी से विकास से आर्थिक सामाजिक विकास जो है बहुत तेज हुई। सबसे पहले अंग्रेज इसमें जो है 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास किया, 1874 ईस्वी में। ठीक है, ये जरूर लिख देना। सोन नदी घाटी परियोजना के विकास से क्या हुआ बच्चों कि जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है, इसके 2 साइड में पूरब और पश्चिम में 2 नहरें निकाली गई, एक पूरबी नहर, एक पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर जो था वो आपको पटना गया और एक जिला और है उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, पटना गया और एक जिला, और पश्चिमी नहर जो है वो औरंगाबाद, हाँ ठीक है, पूर्वी नहर जो है औरंगाबाद, पटना और गया 3 जिला को प्रभावित कर रही है। जबकि पश्चिमी नहर जो है भोजपुर, बक्सर और ये आपको आरा जिला इत्यादि जिला को प्रभावित कर रही है। ठीक है, यहाँ मानचित्र में हमने बना दिया है कि इस तरह से गंगा नदी है, सोन नदी जो है इस पर सोन बैराज बनाया गया है इस पे, और ये देखिए यहाँ पे नहरें निकाली गई है। ये सोन नदी है, ये नहरें निकाल के पूर्वी और पश्चिमी और इस क्षेत्र में सिंचाई का काम विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, डेहरी के पास एक बैराज बनाया गया, वहाँ पर से विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन किया गया है। ठीक है, बैराज बनाने के बाद जो हाँ विद्युत उत्पादन किया गया, 1-2 लाइन और है बच्चों, उसको आप देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी नहर हो गया है, वहाँ पे एक बैराज बनाया गया, इंद्रपुरी बैराज जिसे कहते हैं। इंद्रपुरी बैराज से वहाँ पर जो है बिजली उत्पादन किया जा रहा है, 2 यूनिट में बिजली उत्पादन किया जा रहा है। एक जो है
6.6 और एक 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कौन कौन जगह है? डेहरी और बारूण नामक स्थान पे ये बिजली उत्पादन हो रही है। यही अब जो है इतना ज़्यादा यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, नहरें हो गई, डेवलप कर दिया गया, तो यहाँ के क्षेत्र को जो है चावल का कटोरा, सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? चावल का कटोरा कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों कि बिहार के जनसंख्या से संबंधित एक सवाल जरूर आने की संभावना इस बार है। क्या सवाल आएगा? बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, इस पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर जो जनसंख्या जनगणना तो हर एक 10 साल पे होती है, आप लोग जान रहे हो। इस बार 2021 में होना है, पिछले बार 2011 में हुआ था। जो 21 कोरोना के कारण 2021 का जनगणना बढ़ गया है अभी। ठीक है, समय बढ़ गया, लेकिन 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। किस तरह का भी इसमें यहाँ जनसंख्या है? बिहार में क्या मैदानी और उपजाऊ भूमि है और बहुत सारी सदाबहार नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है प्राचीन काल से जनसंख्या बस रही है। ठीक है, जनसंख्या का बसाव है और जिसके कारण अन्य क्षेत्रों से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रही है हर समय। और आज भी, आज तो ये हाल है कि पूरे बिहार में देखेंगे तो पूरे देश में कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। उसके बाद जो है 2011 में बिहार में जो है 10.41 करोड़ जनसंख्या थी और घनत्व की दृष्टि से 11.6 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार की जनसंख्या घनत्व। बिहार की जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है हम लोग इसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं इस सारा क्वेश्चन आंसर, इसे आप देख लेना। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से देखते हैं तब शिवहर जिला सबसे आगे, सबसे ज़्यादा है और कैमूर जिला में जनसंख्या बहुत कम है। शिवहर जिला यहाँ पड़ता है, कैमूर जिला यहाँ पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार बिहार के मानचित्र का अध्ययन कर लेना कि कौन जिला कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसमें हम डाल दिए ऐसे, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं, इसी में आप देख लेना। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार को हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, बांटे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 1200 से अधिक व्यक्ति जहाँ रह रहा है, वो जिला को हम लोग एक जगह रख दिए हैं। इसमें शिवहर, पटना, दरभंगा ये सब है। इसमें 2-4-5 जिलों का नाम याद कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है 1000 से 1200 के बीच के जनसंख्या घनत्व को एक जगह रख दिए। देखना 200 के अंतर पर है, 1000 से 1200, 800 से 1000, 600 से 800, है ना, 200 के अंतर पे है। तो आसान है इसमें याद करना। 1000 से 1200 के बीच में कौन कौन जिला उसे याद कर लेंगे, 800 से 1000 के बीच में कौन कौन जिला उसे याद कर लेंगे, 600 से 800 के बीच में कौन कौन जिला है उसे याद कर लेंगे। बहुत आसान है इस सवाल को लिखना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा 600 से कम कौन सा जिला है? जमुई और कैमूर, मात्र दो ही जिला है। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। अब ठीक है बच्चों, इसमें जो है एक मानचित्र हम दिखा देते हैं। ये मानचित्र आप लोग प्रयास करना कि एग्ज़ाम में ज़रूर बना दें। बिहार का मानचित्र बनाएंगे और ये जो भाग दिखा रहा है जो अधिक घना है, ये जनसंख्या घनत्व को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि इस भाग में बिहार के बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये दिखा देना, एक बार ये जरूर दिखा देना। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग जो है गृह कार्य हमने दे दिया है, उसको आप लोग पूरा कीजिए। ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए। इससे हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट 90% से ऊपर ज़रूर जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डे हम फिर से ज्योग्राफी तो लगभग समाप्त ही हो चुका है और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्लास बचा हुआ। हम प्रयास करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से हम बताएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।